हैस्कॉल के मुबैना फ्रॉड की कहानी को अगर आपने नहीं भी फॉलो किया तो हेडलाइंस के जरिए आपको कुछ मोटी मोटी बातों का तो पता लग ही गया होगा। घपला हुआ, FIA इन्वॉल्व हो गई, 30 बड़े बड़े लोगों के खिलाफ केस ठोके गए और हैस्कॉल के फाउंडिंग चेयरमैन मुमताज़ हसन खान को अरेस्ट भी कर लिया गया। लेकिन 54 अरब रुपए का ये फ्रॉड, जिसे FIA मुल्क का सबसे बड़ा स्कैम कहती है, ये आखिर हुआ कैसे? और इस एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने नेशनल बैंक समेत मुल्क के दीगर बड़े बैंकों को आखिर लगाया कैसे? यानी फ्रॉड स्कीम आखिर थी क्या? और इससे भी बढ़कर ये कि सिस्टम का कौन कौन सा पुर्जा भंग पी के सो रहा था। मैनू दसो ए पैसे होन किथे ने? हाँ, वो भी। देखते रहिए प्रॉफिट एक्सप्लेन्स। देखें, हर सेक्टर की तरह ऑयल मार्केटिंग बिजनेस के अंदर भी कुछ रिस्क होते हैं और इन रिस्क के बदले कुछ रिवॉर्ड्स भी होते हैं। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। आप तेल खरीदें, चाहे लोकल रिफाइनरी से खरीद लें या बाहर से इंपोर्ट कर लें, उसके बाद स्टोर करें और अपने पेट्रोल पंपों के जरिए उसके बाद बेच लें। मार्जिन थोड़े कम होते हैं मगर वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है कि पैसे अच्छे खासे ही बन जाते हैं। अलबत्ता भंगड़े OMCs तब डालती हैं जब तेल की कीमत ऊपर चली जाए और उनके पास पड़ा हुआ स्टॉक पुराना सस्ते वाला हो। वॉल्यूम्स तो पहले ही बहुत ज़्यादा थे, अब मार्जिन भी चस करा देते हैं। रिस्क अलबत्ता यह है कि तेल की कीमत गिर भी सकती है, भले ही आपके स्टॉक में पड़ा हुआ माल आपने महंगा ही क्यों ना खरीदा हो। अब ये तो हम सब जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत के दौर में रुपये की हुई बहुत ज़्यादा डिवैल्यूएशन और OMCs अपनी इंपोर्टेड ऑयल की पेमेंट्स यूजुअली बाद में ही करती हैं, जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट पे उनको पड़ी एक बहुत बड़ी डज। अब हैस्कॉल का मसला ये था कि वो अपना 80% से ज़्यादा तेल इंपोर्ट करती थी। एक्सचेंज रेट की डज तो वो पहले ही खा रही थी, ऊपर से तेल सस्ता हो गया और इस सस्ते तेल की भी कोई डिमांड ना रही। हालात तो पहले ही ख़राब थे मगर फिर आया एक चमगादड़। जी हाँ, साला एक चमगादड़, जिसने सारी की सारी मईशत को हिजड़ा बना दिया। कोविड क्राइसिस और उससे दरपेश आने वाली डिमांड की कमी से कौन वाकिफ़ नहीं है? 2020 तो याद है ना, जब आलमी मंडियों में तेल की कीमत कम नहीं बाकायदा तौर पे नेगेटिव हो गई थी। यानी कि ऑयल स्टोरेज बिकेम अ मोर एक्सपेंसिव कमोडिटी देन ऑयल इटसेल्फ और ऑयल कंपनीज स्टोरेज खाली करने के पैसे दे रही थी। इस सब के असरात अब पाकिस्तान में भी नजर आने लग गए और ऑयल प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत कम हो गई। धस तो सारी ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज खा रही थी मगर मार्केट में आई रिलेटिवली न्यू ऑयल मार्केटिंग कंपनी हैस्कॉल, जो बहुत ही कम अरसे में PSO के बाद नंबर 2 लेवल पे आ चुकी हुई थी, कुछ ज़्यादा ही मसले में पड़ गई थी। हैस्कॉल के बाकी के खर्चे तो वहीं के वहीं थे, ऑपरेटिंग कॉस्ट तक के लाले पड़ गए थे। एंड वी टॉकिंग सैलरीज एंड ऑफिस बिल्स हियर। अब नेशनल बैंक और पाकिस्तान के दीगर बैंकों ने हैस्कॉल को बहुत सी क्रेडिट लाइंस भी दी हुई थी मगर मसला ये था कि हैस्कॉल इन सारी लाइंस को कम्प्लीटली एग्जॉस्ट कर चुका हुआ था। लेकिन इन फंडेड लाइंस के अलावा बैंकों ने हैस्कॉल को कुछ अनफंडेड लाइंस भी दी हुई थी, यानी कि LCs, और इन LCs की लिमिट बहुत ज़्यादा थी because till very recently हैस्कॉल was importing a lot of oil on these LCs। और यही LCs हैं जहाँ पे सारी गेम डली है। मगर इससे पहले कि हम आपको आगे लेके चलें, ये तो बताते चलें कि ये आखिर LCs होती क्या हैं। जब भी दो पार्टीज़ आपस में ट्रेड करती हैं और इन पार्टीज़ में आपस में एक ट्रस्ट डेफिसिट होता है, तो जो बाइंग पार्टी होती है वो अपने बैंक को एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने को कहती है। ये लेटर ऑफ क्रेडिट एक गारंटी होती है सेलिंग पार्टी के लिए कि उसको जब वो माल भेज देगा तो उसको उसकी पेमेंट रिसीव हो जाएगी। लेकिन LCs एक अनफंडेड फैसिलिटी होती है, यानी कि बैंक्स इसके ज़रिए पैसे लेंड नहीं कर सकते कंपनीज़ को, बल्कि सिर्फ ट्रेड फैसिलिटेट करते हैं। अब हैस्कॉल की मैनेजमेंट ने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी कारीगरी की जाए कि इन फैसिलिटीज़ को इन कैश कराया जा सके, यानी कि अनफंडेड से फंडेड बनाया जा सके। मगर इस स्कीम को एग्जीक्यूट करने के लिए हैस्कॉल को ज़रूरत थी एक पार्टनर इन क्राइम की, और इसके लिए उन्होंने इंतखाब किया एक सच्चे जीवन साथी का, बाइको, जो ख़ुद भी एक OMC थी और साथ एक ऑयल रिफाइनरी भी थी। और मज़े की बात यह कि कोविड की वजह से उसकी खुद भी हुई थी। स्कैम किया कैसे, समझाऊं? हैस्कॉल और बाइको अपने बीच एक बेज़ाहिर एग्रीमेंट कर देते हैं डिफर्ड पेमेंट का, यानी कि बाइको कहता है कि हम आपको तेल भेज देते हैं जिसकी पेमेंट आप मिसाल के तौर पे 2 महीने बाद कर दें। हैस्कॉल अपने बैंक NBB से एक डिफर्ड पेमेंट की LC इशू करवा देता है। इसके बाद बाइको बगैर तेल भेजे हुए या बहुत कम तेल भेजे हुए
एनबीपी को कहता है कि हमने तेल हैस्कॉल को भेज दिया है। हैस्कॉल बगैर तेल रिसीव किए हुए एनबीपी को कहता है कि जी हाँ, हमें रिसीव हो गया है। बाइको फिर अपने बैंक, मिसाल के तौर पे यूबीएल को कहता है कि हमारे पास एनबीपी की तरफ से एक तस्दीक शुदा डिफर्ड पेमेंट की एलसी है, लेकिन हमें वो पैसे अभी चाहिए। ऐसा करें कि आप पकड़ें ये एलसी, इसमें से थोड़ी सी अमाउंट काट कर बकिया हमें अभी दे दें, और 2 महीने के बाद जब एनबीपी से पूरी अमाउंट आए तो वो सारी की सारी आप खुद रख लें। इस किस्म की डिस्काउंटिंग तो कॉमन प्रैक्टिस है। यूबीएल फौरन डस करके पैसे दे देता है। बाइको फिर यूबीएल से मिले पैसे हैस्कॉल को भेज देता है ताकि हैस्कॉल इस पैसे को 2 महीने जिस तरह मर्जी चाहे इस्तेमाल करे। अगर कभी कोई पूछेगा कि भाई क्या चक्कर चल रहा था, तो कह देंगे कि हैस्कॉल ने वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया था। उन्हें बाद में ख्याल आया था कि दरअसल तेल की अब ज़रूरत ही नहीं। और 2 महीने बाद जब एनबीपी ने यूबीएल को पैसे देने होंगे तो एनबीपी हैस्कॉल से पैसे मांगता है, लेकिन तब तक हैस्कॉल इसी तरह की कई और डिफर्ड पेमेंट एलसीज इशू करवा चुका होता है, और जो पेमेंट उसको लेटेस्ट एलसी से मिली होती है उससे एनबीपी की वो पहली एलसी के पैसे चुका देता है। एफआईए की तहकीक के मुताबिक हैस्कॉल इसी तरह एलसीज की एक्सचेंज चलाता गया, इस उम्मीद में कि तेल की कीमत और डिमांड दोनों बढ़ जाएगी, मगर नुकसान बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और फिर एक ऐसा वक्त आ गया कि गर्दिशी कर्जा इतना बढ़ गया कि अब हैस्कॉल के लिए नई एलसीज से पुरानी एलसीज क्लियर करना नामुमकिन हो गया, और फिर उसने पूरी की पूरी एलसी की अमाउंट पे डिफ़ॉल्ट मार दिया। बाइको हैस्कॉल के साथ इस हेरा फेरी में अपना हिस्सा डालने के लिए इस शर्त पे राज़ी हो गया कि हैस्कॉल बाइको के लिए वही करेगा जो बाइको ने हैस्कॉल को फेवर एक्सटेंड किया, और मुबैना तौर पे हैस्कॉल ने फिर उसके बाद वो किया। लेकिन बैंक्स को शक नहीं हुआ होगा कि अभी तो हैस्कॉल के पास तेल इतना कम था कि वो बाइको से तेल खरीद रहा था, और अब बाइको ये कह रही है कि उसके पास तेल नहीं है और उसको हैस्कॉल से तेल लेना पड़ रहा है। इस शक को अवॉइड करने के लिए मुमकिन है कि इन्होंने उल्टी सिंथ की ट्रांजैक्शन, यानी कि वो ट्रांजैक्शन जिसमें हैस्कॉल से बाइको की तरफ पैसे जाने हैं, एक डिफरेंट सेट ऑफ बैंक्स का इस्तेमाल किया हो। मगर पाकिस्तानी बैंकों को जानते हुए ये भी मुमकिन है कि इन्हीं बैंकों का इस्तेमाल किया गया हो। पाकिस्तानी बैंकर्स माशाल्लाह इतनी अच्छी ड्यू डिलिजेंस करते हैं कि उनको सिर्फ एक दूसरे की एलसीज देख के ही खुशी मिल जाती है। जब हमने सवाल पूछा तो हैस्कॉल ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया, मगर बाइको विदाउट ऑफरिंग मच एक्सप्लेनेशन अपने दिफा में कहता है कि उसने कोई झूठ नहीं बोला, यानी कि एनबीपी को जो डॉक्यूमेंट भेजे उसमें वही लिखा जितना तेल भेजा, और या फिर उसमें तेल भेजने का दावा ही नहीं किया। अब ज़रा बैंक्स की भी सुन लें। बैंक्स अपने दिफा में कहते हैं कि वो तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में डील करते हैं, उनका काम थोड़ी है कि वो जाकर चेक करें कि माल डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक आया है या नहीं। और जब हैस्कॉल, जिसने पैसे देने हैं, उसने कह दिया कि माल पूरा मिला है, तो भला वो क्यों शक करने लगे इन डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स पे। बाइको ने अगर एनबीपी को झूठ नहीं भी बोला हो, अपने बैंक से तो डिस्काउंटिंग पूरी अमाउंट ही कराई ना। फिलहाल तो छुरी हैस्कॉल पे गिरी है, लेकिन एफआईए की रिपोर्ट में बाइको का गेस्ट रोल से ज्यादा बड़ा किरदार है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब से हमने सबक क्या हासिल किया। भाई सबसे पहले तो हैस्कॉल एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, यानी कि हैस्कॉल के शेयर होल्डर्स का नुकसान। उसके बाद उसने बैंकों का डिफॉल्ट मारा है, यानी कि बैंकों के शेयर होल्डर्स का नुकसान, और बैंकों के डिपॉजिटर्स की हायर रिस्क। और इन सब बैंकों में सबसे पहले नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान सबसे आगे है, यानी कि हुकूमती बैंक, यानी कि टैक्स पेयर्स मनी, आपका और मेरा नुकसान। भाई आखिर कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है कि डिफॉल्ट 54 अरब तक पहुंच गया। चेक्स एंड बैलेंसेस तो हैं बुनियादी तौर पे 3 तरह के। पहला, एलसीज में जो कोलैटरल होता है वो बाकी एसेट्स के अलावा मेनली वो स्टॉक भी होता है, जिसके लिए इन द फर्स्ट प्लेस एलसी खुलवाई गई होती है। यानी हैस्कॉल के केस में वो तेल बेच के एक्सपेक्टेशन ये है कि वही बैंक की सारी एलसी टाइम पे क्लियर कर देगा। अब हर बोरोअर के लिए ये लाजमी होता है कि वो महीने के एंड पे अपनी एक स्टॉक रिपोर्ट बैंक को जमा कराए, यानी कि बताए कि उसके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है एज कोलैटरल। मगर ये एक अनऑडिटेड रिपोर्ट होती है और कंपनीज इसमें झूठ बोल सकती हैं, जो कि हैस्कॉल ने बोला, बल्कि हैस्कॉल ने तो सिरे से तेल मंगवाया ही नहीं। सबसे वीक लाइन ऑफ डिफेंस। दूसरा, सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ डिफेंस, बैंक्स की तरफ से चेकिंग। मगर बैंकर्स तो बैंकर्स होते हैं, एमबीए शेमबीए किया होता है, कोई ऑयल एंड गैस एक्सपर्ट थोड़ी होते हैं कि उनको सिर्फ देख के ये पता लग जाए कि इस साइलो के अंदर या इस टैंकर के अंदर कितना तेल पड़ा हुआ है। इसलिए वो अपने साथ एक एक्सपर्ट्स लेके जाते हैं, जो बैंक के एक अप्रूव शुदा एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कि जाके चेक करते हैं कि असल में कितना तेल पड़ा हुआ है। अब जितने मैसिव गैप्स थे हैस्कॉल की इन्वेंट्री में, इनको तो देख के लगता है कि ये सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स या तो ना अहल थे
और या फिर बददियानत, क्योंकि गैप कोई छोटा मोटा नहीं था कि जिसको देख के कह दिया जाए कि ओहो हमसे गलती हो गई। तीसरा, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को ही नहीं बल्कि हर बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी एक सालाना ऑडिट कराना होता है और इसके लिए एक ऑडिटिंग फर्म एंगेज करनी होती है, SECP रूल्स। और हैस्कॉल ने भी अपने लिए एक ऑडिटिंग फर्म का इंतखाब किया, अर्नेस्ट एंड यंग, मगर अर्नेस्ट एंड यंग ने 2020 में इस कॉन्ट्रैक्ट से इस्तीफ़ा दे दिया। अब यहाँ से हमें नज़र आता है अकाउंटिंग की दुनिया का एक बिल्ट इन मैन्युफैक्चरिंग फ्लॉ। और ये मैं सिर्फ हैस्कॉल या ऑयल इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक ओवरऑल जनरल बात कर रहा हूँ। इन ऑडिटिंग फर्म्स का मसला ये होता है कि कंपनीज पर कड़ी नज़र रखने के लिए इनको पैसे कौन देती हैं? वही कंपनीज, यानी कि वो इनके क्लाइंट्स होते हैं, यानी कि दूध पे की करेगी रखवाली बिल्ली। अगर एक ऑडिट फर्म अपने स्टैंडर्ड्स में बहुत ज़्यादा सख्त हो, जो कि ईमानदारी है, तो क्लाइंट्स कहेंगे कि यार इस ऑडिट फर्म को छोड़ के किसी और ऑडिटर से ऑडिट करा लेते हैं। मगर दूसरी तरफ ऐसे भी ऑडिटर्स हैं जिनका कोई दीन ईमान नहीं, वो कहते हैं सानू पैसे दो तो बाकी पैसी प्यार मोहब्बत कर लवांगे। मगर जब मसला पड़ता है तो ऐसी ऑडिट फर्म्स की गर्दन पे भी छुरी चलती है। इस मॉरल स्पेक्ट्रम के बीच में आती है कहीं अर्नेस्ट एंड यंग, इतनी बेईमान भी नहीं कि जहां मर्जी ठप्पे लगवा ले, मगर इतनी ईमानदार भी नहीं कि अपनी मार्केट ख़राब करे, यानी कि दरमियानी रास्ता कोई निकाल ले। हैस्कॉल ने कोलैटरल में रखवाई हुई एसेट्स को बहुत ओवर प्राइस दिखाया हुआ था। याद है आपको वो LC की 2 नंबर स्कीम जिसमें बाइकों को डिस्काउंटिंग पे चार्जेस ठुके थे, मगर वो असल में चार्जेस तो हैस्कॉल नहीं देने थे ना। मगर हैस्कॉल ने उन चार्जेस को अपने अकाउंट्स में एज एक्सपेंस दिखाने के बजाय एक एसेट दिखा दिया, जैसे कि कोई मशीनरी वगैरह खरीदी हो। यानी कि ना सिर्फ कि तेल फिक्टिशियस था, बाकी एसेट्स यानी कि मशीनरी वगैरह भी फिक्टिशियस थे। और सोने पे सुहागा ये कि उस मशीनरी के अगेंस्ट उन्होंने बैंकों से और लोन ले लिया। अर्नेस्ट एंड यंग को जब पता लगा कि 2 नंबरी ही हो रही है तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब जब कोई उनसे पूछता है कि आखिर आपने इस्तीफ़ा क्यों दिया, तो कहते हैं क्लाइंट ऑडिटर कॉन्फिडेंशियलिटी के तहत हम आपको नहीं बता सकते। SECP को इस मरहले पर चाहिए था कि EY से पूछता कि भाई आखिर आपने इस्तीफ़ा क्यों दिया, क्योंकि आप इस वक्त बाकी क्लाइंट्स तो इस वक्त नए नए साइन अप कर रहे हैं, तो फिर ये इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपने क्यों छोड़ दिया। फाइनली SECP ने जब इन्वेस्टिगेशन का फैसला कर ही लिया तो हैस्कॉल कोर्ट जाके इसके खिलाफ एक स्टे ऑर्डर ले आया। वजाहत हो कि ये स्टे ऑर्डर किसी फैसले की इम्प्लीमेंटेशन के खिलाफ नहीं था, बल्कि इन्वेस्टिगेशन के ही खिलाफ था। मगर इसमें सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ऑफ द रिकॉर्ड इस बात पे इत्तफाक़ राय पाया जाता है कि ये हरकतें सिर्फ हैस्कॉल नहीं कर रही, बल्कि बाकी OMCs भी इसी किस्म की चीज़ों में मुलव्वस हैं। बल्कि सिर्फ OMCs क्या, बाकी सेक्टर्स की बाकी कंपनीज भी इसी किस्म की खांचीबाजी लगा रही हैं। हैस्कॉल सिर्फ पकड़ी गई क्योंकि उनसे बस मैनेज नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने सरकारी बैंक को भी थुक लगाने की कोशिश की, और क्योंकि बस उनकी लिखी हुई थी। देखें, इस वीडियो और प्रॉफिट के दीगर आर्टिकल्स पढ़ के आपको ये तो अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हैस्कॉल वाले हमें अपनी दुआओं में याद नहीं रखते होंगे, मगर इस बात का अंदाज़ा तो हमें भी है कि हैस्कॉल ऐसी डेस्परेट सिचुएशन में आखिर करता तो क्या करता। वो तो सिर्फ अपनी कंपनी को अफ्लोट रखना चाह रहे थे और उनके जहन में था कि इंशाल्लाह ये जुगाड़ चल जाएगी और वो बैंक के पैसे टाइम पे आके वापस कर देंगे, मगर ऐसा हो ना सका। असल सवाल तो पाकिस्तान की तमाम बैंकिंग कम्युनिटी में बनता है। इट सीम्स कि उन्हें अपने क्लाइंट्स के बिज़नेस के बारे में कुछ ज़्यादा पता वता नहीं होता। मिसाल के तौर पे जब कोविड की वजह से ऑयल की डिमांड इतनी ड्रास्टिकली गिर गई थी, तो उनको चाहिए था कि कम से कम LC की लिमिट्स भी रिड्यूस कर देते। तो फिर इस सब का खुलासा क्या है? ठहरें, अभी बताते हैं। कंपनीज लगी जुगाड़ लगाने में, रेगुलेटर्स लगे सुस्ती में, अदालतें लगी तहकीकात रोकने में, ऑडिटर्स लगे अपने क्लाइंट्स बचाने में, बैंक्स के इम्प्रूव एक्सपर्ट्स लगे नाअहली या सीधी सादी रिश्वत लेने में, और बैंक्स खुद रहे ठंड माहौल में। यानी 1-2 बैंक्स अगर अपने आप को थुक लगवा लें तो पीछे बैंक्स का एक पूरा रेला तैयार हो जाता है पैसे देने के लिए, ये सोच के कि जिन्होंने पहले पैसे दिए हैं उन्होंने कुछ सोच के ही दिए होंगे, ज़्यादा पूछताछ ना करो।